अगस्त 1947 के उन बेहद जटिल और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब नक्शे पर खींची गई एक अकेली लकीर ने लगभग 20 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया और दो नए राष्ट्रों की नींव रखी। आज हम उस दर्द और उस कूटनीति दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखिए, सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ऐसे अंग्रेज वकील जिन्हें इसलिए चुना गया था क्योंकि उन्हें भारत के बारे में कोई जानकारी या पूर्वाग्रह नहीं था। उन्हीं को सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर इस विशाल देश का बंटवारा करने का जिम्मा सौंप दिया गया। जिन्होंने आज तक भारत नहीं देखा था, वो इसका नक्शा बदलने वाले थे। तो इस सफर में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सीमा निर्धारण की प्रशासनिक उथल-पुथल से लेकर उस सदी के सबसे बड़े पलायन, कलकत्ता के चमत्कार, रियासतों को जोड़ने की जद्दोजहद और आखिर में कश्मीर विवाद को एक-एक करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ड्रॉइंग द बॉर्डर, यानी सीमा का निर्धारण। ये बंटवारा प्रशासनिक तौर पर कितना अफरा-तफरी भरा था, इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। आपको हैरानी होगी कि शुरुआती वैचारिक मतभेद इस हद तक थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग नए देशों के नाम पर भी सहमत नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना दरअसल चाहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर एक जॉइंट इंडिया बने। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी इस मांग पर अड़ी थी कि नए आजाद देश का नाम सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही रहेगा। अंत में लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू की ये मांग मान ली, जिससे जिन्ना काफी नाराज हुए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बंटवारा सिर्फ जमीन का थोड़ी हो रहा था। सरकार की हर छोटी बड़ी और अजीबोगरीब चीज को बांटा जाना था। गवर्नमेंट फाइल से लेकर दफ्तर के फर्नीचर, सीलिंग फैंस, बोर्ड पेन्स, यहां तक कि टाइपराइटर्स और लाइब्रेरी की किताबें भी बन रही थी। एक किस्सा तो और भी दिलचस्प है। 1946 में इंग्लैंड से मंगवाई गई 60 बतखें जो कैलकाटा के गोदाम में बंद थीं और जिन पर 250 पाउंड का बिल बकाया था, उनका बंटवारा भी एक समस्या बन गया था। इन सभी अजीब समस्याओं के बीच एक बहुत बड़ा और गंभीर विवाद खड़ा हुआ, गुरदासपुर को लेकर। अनजाने में या फिर शायद जानबूझकर रैडक्लिफ ने मुस्लिम बहुल गुरदासपुर को भारत के हिस्से में डाल दिया। इस एक अकेले फैसले ने भारत को कश्मीर तक पहुंचने का एकमात्र व्यवहारिक जमीनी रास्ता दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में भारी आक्रोश पैदा होना ही था। आइए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द ग्रेट माइग्रेशन। सीमा तय होने के तुरंत बाद जो उथल-पुथल हुई, उसने मानव इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक पलायन को जन्म दिया। ये आंकड़े दरअसल दिल दहला देने वाले हैं। एक तरफ लगभग 50 लाख सिख और हिंदू लोगों को अपना घर छोड़कर पाकिस्तानी पंजाब से भागना पड़ा, और ठीक उतनी ही बड़ी संख्या में 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों को भारतीय पंजाब छोड़कर एक ऐसे देश का रुख करना पड़ा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा तक नहीं था। और सोचें, इन करोड़ों बेघर, डरे हुए लोगों के बीच शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया था? सिर्फ 55,000 सैनिकों की एक पंजाब बाउंड्री फोर्स। इतने विशाल और भयावह संकट के सामने ये गिनती पूरी तरह से अपर्याप्त और लाचार थी। इस पलायन की सच्चाई और उसकी भयावहता उस वक्त अपने चरम पर पहुंची जब 15 अगस्त की शाम नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस लाहौर से अमृतसर पहुंची। ये पूरी ट्रेन लाशों से भरी थी और इसकी दीवार पर खून से ये डरावना संदेश लिखा हुआ था। और सबसे दुखद बात यह थी कि ऐसी घोस्ट ट्रेन्स दोनों तरफ से लगातार आ जा रही थी। अब एक तरफ पंजाब पूरी तरह जल रहा था, लेकिन वहीं सेना को सबसे ज्यादा डर कलकत्ता की घनी आबादी वाली झुग्गी झोंपड़ियों का था। उन्हें लग रहा था यहां और भी बड़ा खून खराबा होगा। तो तीसरे हिस्से में देखते हैं कि कलकत्ता में इसका समाधान कैसे निकला। यहां माउंटबेटन के अनुरोध पर 78 साल के महात्मा गांधी ने मानो एक वन मैन बाउंड्री फोर्स की तरह कमान संभाली। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और अपनी अहिंसा के जरिए सिर्फ 73 घंटों के अंदर वही कर दिखाया जो 55,000 सैनिकों की हथियारों से लैस फोर्स भी नहीं कर सकी थी। ये लम्हा इतिहास में अत्यंत गहरा है। दंगे भड़काने वाले 27 लोगों ने आकर गांधी जी के पैरों में अपने हथियार रख दिए। जिन्होंने कुछ दिन पहले एक दूसरे पर हथियार उठाए थे, वो अचानक एक दूसरे के घरों के बाहर रक्षक बनकर खड़े हो गए, और इस तरह बिना एक गोली चलाए बंगाल में शांति वापस लौट आई। पर चुनौतियां सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के अलावा एक और बड़ा संकट उन टेरिटरी को लेकर था जो पहले अंग्रेजों के अधीन थीं। चौथे भाग में आइए समझते हैं रियासतों के विलय की चुनौती को। उस वक्त हिंदुस्तान में कुल 565 आज़ाद रियासतें थीं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात को बेहतर समझते थे कि अगर इन सभी रियासतों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया तो भारत का नक्शा किसी स्विस चीज जैसा दिखेगा, जिसमें 550 से ज्यादा छेद होंगे। उन सबको एक झंडे के नीचे लाना एक नामुमकिन सा काम लग रहा था। यहां पर आती है कूटनीति। नेहरू और पटेल ने बहुत सोच समझकर लॉर्ड माउंटबैटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया ताकि उनके शाही प्रभाव यानी रॉयल कनेक्शंस का फायदा उठाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिन्ना ने खुद को गवर्नर जनरल बना लिया। माउंटबैटन और भारतीय नेताओं ने इन रियासतों को एक सेब की टोकरी की तरह देखा और 15 अगस्त आने से पहले सिर्फ 6 को छोड़कर लगभग सभी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मना ही लिया। इस पूरी डिप्लोमैटिक तैयारी के पीछे का असली दिमाग थे वीपी मेनन, जो एक बेहद ताकतवर सिविल सर्वेंट थे। मेनन ने राजा महाराजाओं को उनके शाही पद और प्रिवी पर्सेस बनाए रखने का लालच दिया और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्त दबाव भी डाला। ये काम इतना आसान नहीं था। एक बार तो जोधपुर के युवा राजा ने गुस्से में आकर मेनन के सर पर एक मिनी पिस्टल तक तान दी थी। माउंटबैटन ने वहां बीच बचाव करके माहौल शांत किया। ऐसे ही एक और बहुत अजीब कहानी है जूनागढ़ की। यहाँ के आंकड़े देखिए, 82% आबादी हिंदू थी। फिर भी यहाँ के मुस्लिम नवाब, जो दरअसल अपने 2000 कुत्तों की आलीशान शादियां करवाने के लिए ज़्यादा मशहूर थे, उन्होंने अचानक पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया, जबकि उनका राज्य चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ था। आखिरकार डर के मारे नवाब अपने कुत्तों के साथ कराची भाग गए और जूनागढ़ वापस भारत का हिस्सा बन गया। सभी हिस्सों को जोड़ने के बाद सिर्फ एक बड़ा और अनसुलझा हिस्सा बचा था। आइए अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर का हाल जूनागढ़ से बिल्कुल उल्टा था। यहाँ शासक थे महाराजा हरी सिंह, जो एक हिंदू थे, जबकि वहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम था। हरी सिंह ने माउंटबैटन की किसी भी देश में शामिल होने की सलाह ठुकरा दी। उनका सपना एक आज़ाद कश्मीर बनाने का था। लेकिन उनके इस इंतजार और देरी ने ही कश्मीर को उसी युद्ध का फ्लैश पॉइंट बना दिया जिसकी चेतावनी माउंटबैटन दे चुके थे। उसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से बदलीं। जिन्ना ने ताकत के जोर पर कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पठान कबायली वालों को भेज दिया। जब इन आक्रमणकारियों ने माहोरा पावर स्टेशन को उड़ाया, तब जाके घबराए हुए हरी सिंह ने भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाई और इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रीय विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तुरंत बाद भारतीय सेना श्रीनगर उतरी। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इन आक्रमणकारियों की अपनी खुद की अनुशासनहीनता ने ही उन्हें हरा दिया। बारामूला में वो बाजार लूटने और एक कॉन्वेंट पर हमला करने में लग गए। उनकी इस बेवकूफ़ाना देरी ने भारतीय वायुसेना को श्रीनगर एयरपोर्ट सुरक्षित करने का वो सबसे कीमती समय दे दिया। ये चंद घंटे कश्मीर के इतिहास को हमेशा के लिए तय कर गए। बेशक कश्मीर की उस सीज फायर लाइन ने लगभग वही सीमा तय कर दी जो आज हम नक्शे पर देखते हैं, पर देश को जोड़ने का ये जादू सालों तक चलता रहा। उदाहरण के लिए दशकों बाद 1975 में सिक्किम में जब जनमत संग्रह हुआ तो 97.55% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। इस पूरी प्रक्रिया ने आने वाले वक्त में एक मजबूत राष्ट्रीय सेना और एक मुद्रा सुनिश्चित की। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल, अगर 1947 का विभाजन एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी थी और दूसरी तरफ 565 रियासतों का विलय एक असाधारण चमत्कार, तो ये दोनों विरासतें आज भी साउथ एशिया की कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स को कैसे कंट्रोल करती हैं? बंद कमरों में अनजान लोगों के द्वारा खींची गई उन लकीरों ने आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत हमेशा के लिए कैसे बदल दी, ये आगे भी हम सबके लिए सोचने का विषय बना रहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस जटिल इतिहास के बारे में अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।